हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं परवीन करदम स्वागत करता हूं आपका अपनी केसी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट टॉपिक पे हमने बात की थी प्रोटीन पे। तो आज का टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटीन था उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं तो देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार देखते हैं दोस्तों। पहला प्रकार है एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड। दोस्तों, ये मोनोसैकेराइड जो है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH2O और ब्रैकेट बंद करके बाहर N, यानी कि बाहर जितने अणु होंगे उनकी गुणा हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होगी। अपनी प्रकृति में मीठे एवं घुलनशील होते हैं। एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो अपनी प्रकृति में बिल्कुल घुलनशील होते हैं। और कहता है यह सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल होता है, यानी कि बिल्कुल सिंपल होता है। नेक्स्ट, ये कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन के परमाणु 1 से 10 तक के बीच में आते हैं। 6 कार्बन परमाणु एवं 5 कार्बन परमाणु शर्कराएं जो होती हैं वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। और 6 कार्बन परमाणु वाली एकल शर्कराएं, जबकि 5 कार्बन परमाणु वाली शर्कराएं आरएनए एवं डीएनए होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आरएनए और डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर कार्बन पाए जाते हैं। फिर आगे देखेंगे इसका आधारभूत सूत्र क्या है। तो दोस्तों देखेंगे C12H22O11 यानी कि, और इसके अंदर H2O यानी कि पानी को मिलाया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक शर्करा बनाएगा और उसे बोलेंगे मोनोसैकेराइड, यानी कि ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, एकल शर्करा मोनोसैकेराइड से कुछ एग्जांपल है। जिस तरीके से प्रोटीन इंपोर्टेंट था उसी तरीके से इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल है ट्रायोस का, और ट्रायोस के अंदर आता है गिलसेरीएल्डिहाइड। दोस्तों, ये सिंपल पूछ लिया कि किसका एग्जांपल है तो आपको पता होना चाहिए, गिलसेरीएल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल टेट्रोज है, जो ये किसका, टेट्रोज का एग्जांपल क्या होगा, इरिथ्रोज। नेक्स्ट जो है हेक्सोज। हेक्सोज का जो एग्जांपल है वो ग्लूकोज है। दोस्तों, ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज को आपका क्या कहते हैं, इसका सूत्र याद होना चाहिए। C6H12O6 होता है इसका आधारभूत सूत्र, और ग्लूकोज को शरीर का ईंधन भी बोला जाता है। आगे देखेंगे ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और शरीर में इसे किसी भी अवस्था में स्वीकार कर लेता है। जो मनुष्य का शरीर है किसी भी अवस्था में ग्लूकोज को स्वीकार करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फ्रुक्टोज। दोस्तों, फ्रुक्टोज जो होता है सभी प्रकार के फलों में और सबसे ज्यादा शहद में पाया जाता है। आगे देखेंगे मैनोज। ये जो है ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस यानी मनुष्य शरीर के उपापचय में सहायक होता है। नेक्स्ट है ग्लैक्टोज। ये सभी प्रकार के फलों में पाया जाता है। अगला जो एग्जांपल है डेक्सट्रोज। ये जो है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में लीवर यानी कि यकृत और मसल्स मांसपेशियों में संचित रहता है डेक्सट्रोज। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल थे जो एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल थे। अब देखेंगे डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या क्या आता है। अब देखेंगे डाइसैकेराइड्स क्या होता है। द्विशर्करा बोलते हैं डाइसैकेराइड्स को, और इसका आधारभूत जो सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। और इसकी परिभाषा क्या होगी, जब 2 एकल शर्कराएं यानी कि 2 डाइसैकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो वो द्विशर्करा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, इसी को आगे देखेंगे। ये अपनी प्रकृति में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं और वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होने वाले होते हैं ये। अब देखो डाइसैकेराइड्स का निर्माण कैसे होता है। C6H12O6 यानी एक ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाएंगे तो C12H22O11 डाइसैकेराइड्स का निर्माण हो जाएगा और वाटर उड़ जाएगा। आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स होंगे कुछ। क्या क्या एग्जांपल्स है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को अगर मिलाएंगे तो हमारे सामने जो निकल करके आएगा वो माल्टोज आएगा। और माल्टोज के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गेहूं, जौ, अंकुरित दालें, और स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, यानी कि ये जो है माल्टोज कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को अगर मिलाएंगे, ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज का निर्माण होगा।
और दोस्तों ये किस किस के अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है गन्ने के अंदर मिलता है, चुकंदर के अंदर मिलता है और सबसे गाजर के अंदर मिलता है। और दोस्तों कई बार पूछा है तुलसी के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद होना चाहिए सुक्रोज पाई जाती है। और सभी प्रकार के जितने भी मीठे फल होते हैं उनके अंदर सुक्रोज पाया जाता है। अब देखेंगे ग्लूकोज और लैक्टोज को अगर मिलाएंगे तो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। जी हाँ, लैक्टोज बनता है। लैक्टोज सभी प्रकार के दुग्ध पदार्थ और दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को लैक्टोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाता है, और जबकि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करता है। इसी तरीके से ये डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल से आप देखेंगे बहुशर्करा यानी पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। तो दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स जो है ये आगे देखेंगे, इसका जो आधारभूत सूत्र है वो C6H11O5 है, और इसके जितने भी अणु बाहर होंगे उनकी गुणा कर देंगे इसके अंदर। फिर ये जल में घुलनशील होता है, सोलेबल होता है वाटर के अंदर। और जब एक मोनोसैकेराइड और एक डाइसैकेराइड का आपस में जोड़ होता है, किसके द्वारा, ग्लाइसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तो किसका निर्माण करते हैं, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में बताया है मैंने आपको। फिर आगे देखेंगे मुख्यतः पौधों में पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित यानी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा और इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित इंजन का कार्य करता है, यानी शरीर को या पेड़ पौधों को क्या देता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्लाइकोजन जंतुओं में मिलता है और मनुष्य के लीवर में मिलता है ग्लाइकोजन। इसी तरीके से स्टार्च होता है, पौधों में पाया जाता है, मंड में, आलू में, अनाज। दोस्तों मंड क्या होती है, मंड होता है चावल, जब चावलों को उबालते हैं तो उसका पानी जो होता है उसी को मंड बोलते हैं। पौधों में होता है, आलू में होता है, अनाज में होता है। दोस्तों काइटिन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, आर्थ्रोपोडा वर्ग जो होता है वो सारा उसका बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। और दोस्तों जो हम मेडिकल स्टोर से कैप्सूल्स ला करके खाते हैं वो उसका बाहरी आवरण भी काइटिन का बना होता है। आगे देखेंगे सेल्यूलोज। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज का अक्सर पेपर में पूछता है। तो पौधों में होता है, रेशा युक्त होता है, और इसका एग्जांपल जैसे कि पेपर, जी हाँ जो हम डेली यूज में पेपर यूज करते हैं वो सेल्यूलोज का एक एग्जांपल है। फिर अगला जो एग्जांपल है इसका मानव आहार में अपशिष्ट पदार्थों के आसानी से निष्कासन के लिए आंतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमें कंजप्शन यानी कि कब्ज हो जाती है। जो हमें कब्ज हो जाती है वो इसी की कमी से होती है, सेल्यूलोज की कमी से। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार थे, टाइप्स थे कार्बोहाइड्रेट के। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत देखते हैं। जी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट में किस पदार्थ में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो दोस्तों जितना मुझसे हो सका मैंने उतना आपके लिए इसे ढूंढा है और आपके लिए लाया हूं मैं। देखिए गेहूं के अंदर 69.4% कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल के अंदर 78.8%, दालों के अंदर 57.7%, हरे चनों के अंदर 59.9%, गुड़ के अंदर 75%, चीनी के अंदर 99%, शहद के अंदर 80%, केला के अंदर 24.8%, पके आम के अंदर 11.8%, गाजर के अंदर 10.6%, गोभी के अंदर 4%, माँ के दूध के अंदर 44%। और दोस्तों इसी तरीके से सबके अंदर होता है मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके आम, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, सलजम, अरबी, मांस, सभी प्रकार की जड़दार सब्जी, सभी प्रकार की फल। और दोस्तों इसके आगे भी और बहुत सारी सब्जियां, जितनी भी जड़दार सब्जियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, इसके अंदर पाया जाता है। और दोस्तों इससे आगे हम देखेंगे और किस किस चीज में क्या क्या पाया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कीटोसिस रोग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड वोलेटाइल फैटी एसिड्स में उपापचय में गड़बड़ी आ जाती है, उसी को कीटोसिस रोग बोलते हैं, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट देखेंगे वजन का कम हो जाना, कार्य क्षमता में कमी आना, ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हैं। हेलोटिसिस जो शरीर से दुर्गंध सांस आना, ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों अगर किसी चीज की या किसी तत्व की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो बीमारियां होती ही होती हैं। अगर किसी तत्व की या किसी पदार्थ की अधिकता हो जाए तो भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे कि वजन का बढ़ जाना, मोटापा बढ़ जाना। जब मोटापा बढ़ जाएगा तो जल्दी थकान होनी शुरू हो जाएगी, भोजन का पाचन ना कर पाना, पेचिस यानी कि लूज मोशन हो जाना, गर्मी का अनुभव यानी कि गर्मी लगना, और पैंक्रियाज पर असर पड़ना जिससे कि इंसुलिन अधिक बनता है। तो दोस्तों आगे देखेंगे ये कुछ कमियां और अधिकता से होने वाली बीमारियां थी। आगे देखेंगे प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। देखेंगे शरीर में गर्मी, शक्ति प्रदान करना और फैट की ऑक्सीडेशन के लिए
ऑक्सीडेशन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है और प्रोटीन की बचत करता है। देखिए दोस्तों, मैं प्रोटीन वाली वीडियो में बताया था मैंने, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सबसे पहले शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो फैट करता है। जब फैट शरीर के अंदर से खत्म हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, और जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को सेफ रखना, प्रोटीन को बचाए रखना कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। तो कह रहा है प्रोटीन की बचत करता है। बड़ी आंत में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देखिए दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट, और यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है और आरएनए का घटक होता है। आगे देखेंगे, यह शर्करा के रूप में ऊर्जा प्रदान, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर के रूप में शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो कि पचने के बाद ग्लूकोज से परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखेंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं। किस किस अनुपात में पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछता है वो एग्जांपल इस तरीके से देखता है, 1:2:1, 2:1:1, 1:1:2, इस तरीके से वो आपको एग्जांपल देगा। तो आपको पता होना चाहिए, या नोट ऑफ डीज के एग्जांपल भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, इसका आंसर है शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता की 50% से 80% मात्रा कार्बोहाइड्रेट द्वारा पूरी की जाती है। तो दोस्तों ये भी याद रखना। और आगे देखेंगे, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर देखेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अगर मिलाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज, देखिए दोस्तों, ग्लूकोज जो है वो सीधा मनुष्य शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता। ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, फिर जाके डाइजेस्ट होता है। और जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। और ये अक्सर पेपर में आया हुआ है कि इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है इस प्रोसेस को। फिर आगे देखेंगे, भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट लगभग 65% रहता है। तो भारत का भोजन जो है, या भारतीय भोजन के संदर्भ में बात करें तो 65% भोजन पाया जाता है, 65 परसेंटेज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन में कार्बोहाइड्रेट शर्करा और स्टार्च के रूप में रहता है। जो भारतीय भोजन हम खाते हैं उसमें शर्करा और स्टार्च के रूप में ये संग्रहित रहता है। आगे देखेंगे, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट की खपत शरीर में ऊर्जा के लिए, यानी कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए जो इसकी खपत होती है, इसलिए की जाती है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दोस्तों अगर इसी तरीके के और भी आपको नोट्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको किस किस बारे में नोट्स चाहिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।